नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को राजस्थान के डूंगरपुर पहुंचे। अपने भाषण में राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी रहे। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 5 साल में पीएम मोदी ने सिर्फ 15 उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाई है। राहुल ने कहा कि पीएम ने सिर्फ और सिर्फ किसानों का नुकसान किया है। आपके साथ अन्याय हुआ है तो अगले 5 साल आपके साथ न्याय होना पड़ेगा। जो आपके जेब में से छीना गया उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और मैं आपके जेब में डालेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कैसे करा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख की बात की, किसी को नहीं दिया। यहां कोई है जिसको 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी ने दिया हो? कोई है एक आदमी औरत जिसको नरेंद्र मोदी ने दिया? नहीं। चौकीदार चोर है। अब देखिए, 5 महीने पहले, और ये बात हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं आपको बहुत अच्छी लगेगी। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, सीनियर नेताओं को बुलाया और उनसे कहा, देखिए मैं एक काम करना चाहता हूं। मुझसे पूछते क्या काम करना चाहते हो? मैंने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान में करोड़ों गरीब लोग हैं, वो दिन भर काम करते हैं और देश की जो सरकार है वो उनकी मदद नहीं कर रही है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का झूठ बोला। मैं हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डाल। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने डूंगरपुर की रैली में कहा कि पीएम मोदी अपने काम का हिसाब नहीं दे पाए हैं और हमारी सरकार पर कामकाज को लेकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी वाले सांसदों का टिकट काट रहे हैं। इसीलिए जनसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को गुमराह करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। आज वो मुबारक मौका है। लोकसभा के चुनाव हमारे राजस्थान सहित पूरे देश में चल रहे हैं। आज मतदान है तीसरे चरण का, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले 2 चरण में जो मतदान हुआ है, जो खबरें निकलकर बाहर आई हैं, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। 2 चरणों में रही कोई कसर आज तीसरे चरण में निकल जाएगी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जो अगुवाई करी, उसका परिणाम है कि आपके आशीर्वाद से आज कांग्रेस की सरकार बनी है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, सिर्फ 3 महीनों में उन तमाम घोषणाओं पर काम करना चालू किया। 18,000 करोड़ के ऋण माफी की घोषणा करी है। चाहे पेंशन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, फसल खरीद हो, बीपीएल के परिवारों को अनाज देने की बात हो, सभी स्कीम्स पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 3 महीने में काम किया है। और मुझे बड़ा दुख है कि इस देश के प्रधानमंत्री कल राजस्थान आए, 2 दिन में 4 सभाएं कर गए हैं, और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो झूठा आरोप हमारी सरकार पर लगा के गए हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि आपने 5 साल पहले जो वादे किए थे, रोजगार के, किसान की आमदनी दुगनी करने के, आतंकवाद को, नक्सलवाद को खत्म करने के, उन सब वादों पर आप झूठे निकले। आज 5 साल के बाद आप जनता को रिपोर्ट कार्ड दिखाने लायक रहे नहीं। फिल्म अभिनेता सनी देओल की अब राजनीति में एंट्री हो गई है। दिल्ली स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में सनी ने बीजेपी की सदस्यता ली। पार्टी हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की पर्ची थमाई और फिर गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया।
माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें गुरदासपुर से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस मौके पर सनी देओल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार और अटल जी के साथ जुड़े थे, वैसे ही मैं अब मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूं। मैं चाहता हूं कि मोदी जी अगले 5 साल और पीएम रहे, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। देश के युवाओं को मोदी जी जैसे लोगों की जरूरत है। गांधीनगर में वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरे देश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आज मेरा कर्तव्य निभाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए गौरवपूर्ण पल है। मेरे गृह राज्य गुजरात में मैंने वोट दिया। जैसे कुंभ में स्नान कर आनंद मिलता है, वैसे ही वोट डालकर आनंद मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि पहली बार जो वोट दे रहे हैं, ये सदी उन्हीं की सदी है। इसलिए नए मतदाताओं को वो विशेष आग्रह करेंगे कि वह सभी 100% मतदान करें। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझे, अधिकतम वोट करें। पहले दूसरे चरण में देश ने जो भारी मतदान किया है, उसके लिए भी सभी लोकतंत्र प्रेमियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी पत्रकार बंधु भी पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, कि धूप में दौड़ रहे हैं। थोड़ा आराम कीजिए कुछ पल, क्योंकि 23 मई तक अब आपको विश्रांति का समय मिले। बहुत आराम से तबीयत संभालिए, वैकेशन बच्चों के साथ बिताइए। सभी पत्रकारों को भी मेरी उत्तम स्वास्थ्य के लिए, इस गर्मी में इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने देश को जगाने में जो काम किया है, मैं आपका भी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा महासचिव रामगोपाल यादव और पार्टी प्रत्याशी अक्षय यादव ने वोट डाला। रामगोपाल ने इस मौके पर अपने बेटे अक्षय की जीत का दावा करते हुए कहा कि शिवपाल कहीं रेस में नहीं है और इस बार सपा ये सीट दोगुने अंतर से जीतेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर भी 23 मई को फैसला होगा। जब रामगोपाल से पूछा गया कि क्या वो मायावती को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई मूर्ख ही होगा जो इसका जवाब देगा। फिर से मायावती के पीएम बनने के सवाल पर यादव ने कहा, क्या आपने मूर्ख समझ रखा है मुझे? उन्होंने कहा कि इसका जवाब आप सभी को 23 मई को मिलेगा। ईवीएम को लेकर फिर से बवाल मच गया है। तीसरे चरण के मतदान के दौरान रामपुर में 300 से भी अधिक ईवीएम में खराबी की शिकायत आई। यह शिकायत रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने की है। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ईवीएम की खराबी पर सवाल उठाए हैं। ट्विटर पर अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे भारत में ईवीएम में खराबी या बीजेपी के लिए मतदान। डीएम का कहना है कि ईवीएम के संचालन के लिए मतदान अधिकारी अप्रशिक्षित हैं। 350 से भी अधिक ईवीएम को बदला जा चुका है। यह आपराधिक लापरवाही है। क्या हमें डीएम पर विश्वास करना चाहिए या कुछ और अधिक भयावह है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में तीसरे चरण के मतदान लगातार जारी हैं, जहां वीआईपी लोगों में कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर ने अपना वोट डाला, तो वहीं मुख्तार अब्बास नकवी परिवार सहित वोट डालने पहुंचे। तो वहीं बेगम नूर बानो और नावेद मियां भी अपना वोट डालने वहां पहुंचे। आपको बता दें कि रामपुर में 3 प्रत्याशियों में मुकाबला देखा जा रहा है, जिसमें गठबंधन से आजम खान चुनाव मैदान में है, तो वहीं भाजपा से रामपुर प्रत्याशी जयप्रदा है और कांग्रेस से संजय कपूर मैदान में है। तीसरे चरण का मतदान जारी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग कर वोट डाला। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं का गुणगान किया। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। शेर है ना कि एक ही समाज का सभी हिस्सा
छोटे बड़े सब जो है वो इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए एक शेर है ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। उसके साथ ही साथ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 5 सालों में जाति, धर्म, संकीर्णता, भ्रष्टाचार, इसका जो वर्वे था उसको ख़त्म करके और विकास और विश्वास और सुशासन का जो हाईवे तैयार किया है, उस हाईवे को मजबूती देने के लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और कर रहे हैं। आज पूरी ताकत के साथ लोग जो है एक स्टेबल सरकार, एक स्थायित्व से भरपूर सरकार, एक सुशासन को समर्पित सरकार, एक समावेशी विकास को समर्पित नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जुगाड़ और जोड़ तोड़ की नहीं, बल्कि स्पष्ट जनादेश की। उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा क्षेत्र में लोकतंत्र के महापर्व पर मेले जैसा नजारा देखा जा रहा है। वोटरों में मतदान को लेकर काफी उत्साह है। खास बात यह है कि पिछली लोकसभा की अपेक्षा इस बार मतदाता जागरूक है, जहां युवाओं से लेकर बुजुर्ग महिला तक लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं बीएसपी के साथ गठबंधन को महामिलावटी गठबंधन बताए जाने पर अखिलेश ने कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एसपी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए आपस में समझौता किया है और उनका गठबंधन महामिलावट का नहीं बल्कि महापरिवर्तन का गठबंधन है। लोकतंत्र और हमारा संविधान, हमें संविधान बचाना है और संविधान से दिए हुए अधिकारों को भी हमें बचाना है। इसलिए गठबंधन, ये जो लोग कह रहे हैं कि महामिलावट का गठबंधन है, हम उन्हें बताना चाहते हैं ये महागठबंधन का नहीं, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है जो देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। यूपी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाश दिन दहाड़े लूट से भी नहीं चूक रहे। ताजा मामला सरसावा इलाके के अगवान हेड़ा का है, जहां 3 अज्ञात बाइक सवार लोगों ने एक सेल्समैन को अपना निशाना बनाया और उससे लूटपाट कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और जल्द ही बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। सर ये हुआ कि मैं कलेक्शन करके आ रहा था, अगवान एडा से आगे आकर के जो है मेरे साथ, मैं बाइक पे था तो मेरे पीछे से 3 लड़के थे वो बाइक पे, उन्होंने मुंह पे कपड़ा लपेट रखा था। तो जैसे ही वो एकदम से बाइक घुमा करके, मतलब पहले पीछे थे, एकदम से सामने से फिर बाइक घुमाई उन्होंने, सामने से एकदम आए वो फुल स्पीड पे। तो उनमें से जो है 2 लड़के उतरे, एक बाइक चला रहा था जो, वो तो उतरा नहीं, लेकिन जो 2 लड़के उतरे तो पहले तो एक ने कट्टा निकाला, एक के पास तो कट्टा मैंने एकदम से देखा, जब उसने कट्टा निकाल कर मेरे यहाँ पे रखा और एक थप्पड़ मारा और कुछ गाली देकर गंदी, कहा बैग दे। फिर इतने में ही जैसे ही वो दूसरा भी था उसने भी एकदम से कट्टा निकाला, दोनों के पास कट्टे थे। अगवान हेड़ा थाना सरसावा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक एजेंट द्वारा कलेक्शन कर धनराशि लाई जा रही थी, करीब 70,000 रुपये एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक थे जिनके द्वारा छीन लिया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं अज्ञात अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। मारवाड़ के जोजावर गांव में मंगलवार को महिला चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी आंगनवाड़ी और प्रेरकों ने भाग लिया। इस आयोजन के उपरांत पूरे नगर से सतरंगी मतदान सप्ताह के तहत एक मतदान जागरूक रैली का भी आयोजन हुआ। यह मतदान जागरण रैली ढोल के साथ पूरे नगर से गुजरी और ग्रामीणों को निर्भय होकर अपने मत का उपयोग करने की अपील की। उत्तराखंड के पौड़ी में आबकारी विभाग शराब की दुकानें खोलने में नाकाम साबित हो रहा है, जहां दुकानें नहीं खुल पाने से सरकार को अब तक 6 करोड़ के राजस्व कर का घाटा हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 2019-20 तक 1.29 करोड़ के राजस्व कर का लक्ष्य रखा था। वहीं शराब की दुकानों पर 20% अधिभार बढ़ाए जाने के कारण व्यवसायी दुकानें नहीं ले पा रहे हैं, जिस कारण अभी तक 41 दुकानों में से 25 दुकानें ही खुल पाई हैं। सरकार जो है
शराब के दाम हर साल जो है राजस्व जो 20% बढ़ा रही है, पलायन हो रहा है, लोग नहीं है और 20% की बढ़ोतरी हर साल कर रही है। और पौड़ी की दुकान को ले लो, पिछले साल वित्तीय वर्ष में जो है 86 लाख रुपया की बात आई इस दुकान का, अब उसको बढ़ा करके 1 करोड़ 14 लाख के लगभग हो गया है। तो कौन पिछले 86 लाख में जब ये पौड़ी की दुकान नहीं चली तो 1 करोड़ 14 में कैसे चल सकती है? सरकार को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। शराब की कोई भी दुकान नहीं, विदेशी शराब और बियर की 41 दुकान है, जिसमें से हमारी 26 दुकानें उठ गई हैं और 15 दुकान उठना अभी अवशेष है। 26 दुकानों से हमें लगभग 49 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है और लगभग 80 करोड़ का रेवेन्यू अभी प्राप्त किया जाना अवशेष है। इस समय देश में लोकसभा चुनाव का माहौल अपने चरम पर है और पार्टियां खेल हस्तियों पर दांव खेल रही हैं। कांग्रेस ने दक्षिणी दिल्ली से बॉक्सर विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। इस सीट पर विजेंद्र सिंह का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा से होगा। इससे पहले सोमवार को ही कांग्रेस ने दिल्ली की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। उम्मीदवार घोषित होने के बाद विजेंद्र ने ट्वीट कर कहा, 20 सालों से अधिक के अपने मुक्केबाजी के कैरियर में मैंने रिंग में रहते हुए अपने देश को सदा गौरवान्वित किया। अब समय आ गया है कि मैं अपने देशवासियों के लिए कुछ करूं और उनकी सेवा करूं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग के निर्देशों को ताक पर रखकर जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं। बाराबंकी की हैदरगढ़ विधानसभा के 84 में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेसी नेता मासूमों का बचपन छीनकर राजनीति की आग में झोंक रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों से कांग्रेस पार्टी हाथों में झंडा टोपी देकर अपना चुनाव प्रचार करवा रही है। 5 साल से 12 साल तक के बच्चों की स्कूल की पढ़ाई छुड़ाकर हाथों में कांग्रेस की टोपी और झंडा लहराकर कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली की शोभा बढ़ाने में लगे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के इस कृत्य का विरोध जताते हुए चुनाव आयोग से तुरंत संज्ञान लेकर कार्यवाही की मांग की है। वनों को आग से बचाया जा सके, इसको देखते हुए हल्द्वानी एफटीआई के प्रमुख वन संरक्षण जयराज ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस मौके पर वन विभाग के आला अधिकारी समेत वन कर्मचारी और वन एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षु भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस रथ के जरिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। यह रथ हल्द्वानी के बाद कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में भी जाएगा और जनता को दावानल से होने वाले नुकसान के बारे में बताएगा और आग लगने की सूचना पर टोल फ्री नंबर की जानकारी से भी अवगत कराएगा। ह्यूमन रेस है जिसकी एक्टिविटीज़ के कारण आज अर्थ की हालत इतनी ख़राब हो रही है। प्रदूषण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैव विविधता संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर तरह से अर्थ पे बड़ा भारी स्ट्रेस पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत टैक्सिंग हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे। तो इस कारण जो है लोगों में कॉन्शियसनेस आए, इस प्लेनेट को रहने लायक बनाया जाए, इसमें जो डिग्रेडेशन आ रहा है जो हालात में उसको अरेस्ट किया जाए। इसलिए अर्थ डे के अवसर पर आज हमने भी अपनी बात रखी है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि अर्थ सिर्फ मनुष्य की बपौती नहीं है। मानव जाति ये न समझे कि साहब अर्थ पे हमारा ही आधिपत्य है। अर्थ तो सबके रहने के लिए, तमाम जीवों के लिए अर्थ बनाई गई है। Forest fair mein, sir, it is, see, the forest also, the children, when they are throwing these rubbish on the roadsides, or those people who are smoking, that awareness should be told to the people not to throw these fire or anything of that sort, even on the roadside also. Like we see people who smoke cigar or cigarette, they just throw those buds all around. And these are the causes which bring fire to the forest also, many a times. And people, those who are going to the forest, they even drink beer, I mean they smoke BDs and all these things and they throw. So all these awareness is a must. बूंदी में मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे सतरंगी सप्ताह के तहत मंगलवार सुबह मातृशक्ति ने मतदाता जागरूकता की आवाज बुलंद की। महिला मार्च के माध्यम से मातृशक्ति ने हर एक मतदाता से मतदान का आह्वान करते हुए 100% मतदान के लिए उन्हें जागरूक किया। इस आयोजन की थीम हरा रंग रखी गई थी, जिसके अनुसरण में महिलाओं ने हरे परिधानों में प्रातः की बेला में मताधिकार प्रयोग का संदेश गुंजायमान किया। उत्तराखंड के चमोली में चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सड़क मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
वहीं इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक भी की, जहां अधिकारियों को यात्रा को सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के सितारगंज में अवैध भूमि पर निर्माण करने का एक मामला सामने आया है, जहां माफियाओं ने अवैध भूमि पर पक्के मकान बनाकर किराए पर दे रखे हैं, जिससे हर महीने लाखों की वो कमाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं ने सिडकुल की खाली पड़ी सरकारी जमीन पर अवैधानिक रूप से कॉलोनी काट रखी है। उसके परिवार के लोगों द्वारा जो है सिडकुल फेस 1 की भूमि पे अवैध कब्जा करके किराए के पर्पज से कमरे बनाए गए हैं। खसरा नंबर 16 में अवैध कॉलोनी काटी गई है, जिससे लगभग इन्हें 2 लाख रुपए महीने की आमदनी है उन कमरों से। और इसकी शिकायत जो है हमने उप जिला अधिकारी SDM महोदय सितारगंज को दी गई है और इसके सिडकुल आरम को भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।